हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष संसनवाल एंड आई होप आपको ये खबर तो मिल गई होगी कि नारसिम मुंजी का इनपैट वाला एग्जाम आपका 26, 27 एंड 28 जून को अभी कंडक्ट होने वाला है। एंड उसके बाद कई लोगों में, कई स्टूडेंट्स में एकदम से काइंड ऑफ खौफ भी आ गया है कि अब क्या करना है एंड ऑल। कई लोगों में ये भी आ गया कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या क्या है, एकदम से किताब खोलनी स्टार्ट कर रहे हैं एंड ऑल। कई लोगों के सवाल भी हैं कई ज़्यादा कि क्या पढ़ना चाहिए इतने टाइम में, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आज वाला सेशन मेरा उसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड है कि सबको एक एक करके क्वेरीज बतानी जाए। मैंने सोचा कि एक बार ही सबके लिए वीडियो बना देते एंड सबका क्लियर हो जाएगा उसमें कि क्या करना है क्या नहीं करना है, एग्जाम में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या क्या हमारे पास्ट ईयर में क्या क्या क्वेश्चन, किस टॉपिक के ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, कौन से टॉपिक ज़्यादा करने से फायदा है, इस टॉपिक पे ना भी ध्यान दे तो भी काम चल जाएगा हमारा। तो एक बार देखते हैं पास्ट ईयर एनालिसिस एंड हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए एग्जाम में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे सेक्शंस क्या क्या होते हैं एनपेट के अंदर। आई होप आपको पता होगा कि आपका यहाँ पे 3 सेक्शंस होते हैं। एक होता है क्वांटिटेटिव एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम क्यूए सेक्शन भी बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देन नेक्स्ट इज रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस। इसके अंदर आपका क्या आता है, एलआरडीआई सेक्शन आता है। यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग भी आता है और डेटा इंटरप्रिटेशन भी आता है। देन थर्ड आता है इंग्लिश लैंग्वेज और यू कैन से वर्बल एबिलिटी। ठीक है। अच्छा, इस एग्जाम में स्पेशल क्या है कि यहाँ पे सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। पहले कभी होती थी 2016-17 टाइप्स में। रिसेंटली लास्ट ईयर से इन्होंने सेक्शनल टाइमिंग रिमूव कर दी है कि अब आपके पास कितने क्वेश्चन है टोटल, 120 क्वेश्चन है। एंड फॉर 120 क्वेश्चन यू हैव 100 मिनट्स। तो इस एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका टाइम मैनेजमेंट। कि नॉलेज से भी ज्यादा हो सकता है किसी स्टूडेंट की नॉलेज काफी ज्यादा हो और एक दूसरा स्टूडेंट है जिसकी नॉलेज थोड़ी कम हो, बट ही और शी कैन स्कोर मोर देन हिम। क्यों? बस जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम मैनेजमेंट। कि अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही है तो आप ढंग से कर सकते हो सकता है आपका टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाए तो आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आ सकती है आपको। ठीक है। अच्छा, सेकेंडली और एक और इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग हियर। मतलब यहाँ पे तुक्के मारने का स्कोप है। सबसे पहले कई लोगों की आदत होती है कि इस एग्जाम में कि स्ट्रेटेजी वाइज सोचते हैं कि पहले मैं एग्जाम में सारे क्वेश्चन कर लूंगा, लास्ट में 10 मिनट बचेंगे तो मैं एक एक करके जितने क्वेश्चन हमारे बचे हैं उस पर जाके मैं तुक्के मार लूंगा। ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि लास्ट ईयर पास्ट ईयर जितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है उनसे फीडबैक एंड ऑल लेके एक चीज पता चली है कि कई लोग जो ये ट्राई करते हैं कि स्टार्टिंग में 90 मिनट्स टाइप में मैं सारे क्वेश्चन कर लूंगा एंड लास्ट के 10 मिनट में मैं तुक्के मारूंगा। उस वाली स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम क्या होती है, कई बार ना जो आपके लास्ट 10 मिनट हैं वो काइंड ऑफ आपके वेस्ट जाते हैं कि उस टाइम में आप बस तुक्के ही मार रहे होते हो। उसका मतलब 10 मिनट के अंदर ना आपने एक्चुअल में कुछ सॉल्व नहीं कर रहे होते। ठीक है। तो वो स्ट्रेटेजी मेरे अकॉर्डिंग काफी खराब रहती है। मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आप क्वेश्चन जिस मोमेंट पे आप उसको स्किप कर रहे हो, स्किप करते वक्त ही उस पर तुक्का मार दो क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं यहाँ पे। तो स्किप करते वक्त उसमें वहां पे तुक्का मार दो, जो आपको अच्छा लगे किसी पे भी तुक्का मार दो। बाद में आप अगर उसको विजिट करना चाहते हो तो विजिट करने के लिए मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन होता है। मार्क फॉर रिव्यू, मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन यूज करके आपको बाद में पता चल जाएगा अच्छा ये वाला क्वेश्चन था जिसमें मैं 100% कॉन्फिडेंट नहीं था। तो आपका अगर लास्ट में टाइम बचे तो आप दोबारा से इसको विजिट कर सकते हो। बट इस एग्जाम की खास बात क्या है, आपके पास टाइम बचेगा ही नहीं। बहुत रेयर चांसेस है गलती से कोई टॉपर होगा, उसके चांसेस होते हैं कि शायद से उसके पास टाइम बचेगा। अदरवाइज आपको टाइम बचेगा नहीं। कि ध्यान से देखो, आपके पास 120 क्वेश्चंस के लिए 100 मिनट्स का टाइम है तो ऑन एवरेज यू कैन से यू हैव 50 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। मतलब आपको 50 सेकेंड में क्वेश्चन रीड भी करना है, सॉल्व भी करना है, टिक भी करना है एंड आपको ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन पे भी जाना है। तो ये वाले टास्क काफी लेंदी हो जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे सेक्शन वाइज भी टाइम मैनेज करना। स्टूडेंट स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, किसी का क्यूए अच्छा है, किसी का वीए अच्छा है, किसी का एलआरडीआई सेक्शन अच्छा है। तो होता क्या है, किसी का क्यूए अच्छा होता है तो वो ट्राई करता है कि सारा टाइम मैं क्यूए को इन्वेस्ट कर दूं या कम से कम टाइम में मैं क्यूए सॉल्व करने की ट्राई करूं। एंड सिमिलरली एलआर वाले भी वही ट्राई करते हैं, वीए वाले भी वही ट्राई करते हैं। बट इस एग्जाम का पैटर्न कुछ ऐसा है, एलआर और क्यूए सेक्शन है। इंग्लिश तो रिलेटिवली थोड़ा सा इजी आता है यहाँ पे,
इंग्लिश में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, बट एलआर क्यूए सेक्शन है उसके अंदर आपकी मैथ्स या एलआर कितनी भी अच्छी हो, टाइम गारंटीड लगेगा। मैं ये वाला एग्जाम दे चुका हूँ लास्ट ईयर, तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है। इस सेक्शन के अंदर काफी टाइम लगता है कि अगर आपकी कितनी भी अच्छी हो, आपको क्यूए सेक्शन में सारे क्वेश्चन करने में 35+ मिनट तो गारंटीड लग जाएंगे, अगर आपकी एक्सट्रीम अच्छी भी है 30-35 मिनट्स तो गारंटीड लग जाएंगे। कि क्वेश्चन इसमें ऐसे आते हैं कि क्वेश्चन आपका लेवल ऐसा नहीं होगा कि आपका कि काफी डिफिकल्ट आपसे क्वेश्चन ना हो। क्वेश्चन आप देखोगे, क्वेश्चन ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगेगा ही नहीं देख के कि आपको नहीं आता, आपको आता होगा, बट क्वेश्चन आपसे डिमांड करेगा कि आपको मेहनत करनी पड़े, आपसे मजदूरी करवाएंगे क्वेश्चन कि अच्छा इस क्वेश्चन के लिए अच्छा ये भी एडिशन करो, मल्टीप्लिकेशन करो, मेहनत काफी लगेगी। इस एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है स्ट्रेटेजी में कि क्वेश्चन को स्किप करना। अगर आपको लगता है क्वेश्चन में अगर आपको 2 मिनट से ज्यादा लग सकते हैं, 1.5 मिनट से ज्यादा लग रहा है टाइम, तो आप उस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरूरी नहीं आपको क्यूए के अंदर 40 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। आपका एम होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है क्यूए के अलग से मार्क्स मिलते हैं, एलआर के अलग से मार्क्स मिलेंगे, इसके अलग से मार्क्स मिलेंगे, सेक्शनल कट ऑफ तो है नहीं यहाँ पे। आपका एम होना चाहिए ओवरऑल आपके अटेम्प्ट्स मैक्सिमम हो आपके। ऑब्वियसली यहाँ पे ओवरऑल अटेम्प्ट्स आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपकी 120 होनी चाहिए। ओवरऑल अटेम्प्ट्स का मतलब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कॉन्फिडेंट अटेम्प्ट्स, जिसमें आप कॉन्फिडेंट हो, वो आपके मैक्सिमम होने चाहिए आपका एट द एंड ऑफ 100th मिनट। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कि हमें क्या करना है। कि अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है आपको आता है तो करो, अगर आपको लगता है इसमें टाइम लग सकता है तो स्किप कर दो, बाद में टाइम बचेगा तो कर लेंगे, अगर टाइम बचना ही नहीं है तो वो तो वैसे भी नहीं बचना था, तो स्किप करना मेरे अकॉर्डिंग बेटर ऑप्शन रहता है। अदरवाइज तो ऑब्वियसली आपकी चॉइस है, आप जो करना चाहो कर सकते हो। आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कीवे सेक्शन से। ठीक है, पहले 2019 का एनालिसिस देखते हैं कि लास्ट ईयर कीवे सेक्शन के अंदर जनरली मोस्टली क्वेश्चन आपके मीडियम लेवल के थे, एंड मैक्सिमम क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, सीक्वेंस सीरीज, एपीजीपी वाला जो टॉपिक होता है, एंड आपका सेट थ्योरी, इससे जनरली आपके 4 से 5 क्वेश्चन हर टॉपिक से थे। कि आपको क्वेश्चन पेपर में आपको देख के लगेगा मैथ्स में और कुछ आया ही नहीं है, आपको दिखेगा हर जगह स्टैटिस्टिक्स दिख रहा है, आपको ट्रिग्नोमेट्री दिख रहा है, एपीजीपी वाले क्वेश्चन दिख रहे हैं, आपको सेट थ्योरी दिख रहा है, मतलब आपको मीन मीडियन मोड निकालना है। और इसके अंदर क्वेश्चन भी कैसे आ जाते हैं आपके कि सिंपल सा नहीं आएगा कि जैसे मीन मीडियन मोड निकालने के छोटे से नंबर है उनका मीन मीडियन मोड निकाल दो। स्क्रीन के अंदर 20 नंबर लिखे होंगे, फिर उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखोगे, मीन निकालोगे। तो मीन निकालना कोई डिफिकल्ट काम तो नहीं होता, बट प्रॉब्लम क्या हो जाती है उस चीज को अगर आपको 50 सेकंड में करना पड़े, वो डिफिकल्टी आ जाती है। ठीक है, तो जनरली वैसे क्वेश्चन आते हैं आपके क्यूए के अंदर। तो इसके अंदर स्ट्रेटेजी यही होनी चाहिए, अगर आपको लगता है क्वेश्चन विद इन गिवन टाइम आपका हो सकता है तो मेरे अकॉर्डिंग ट्राई करना है। अगर आपको लगता है गिवन टाइम में नहीं हो सकता तो मेरे अकॉर्डिंग ट्राई नहीं करना है, स्किप कर देना। एंड अगर क्यूए सेक्शन के अंदर मेरे मेरे अकॉर्डिंग आइडियल अटेम्प्ट्स होने चाहिए अराउंड आउट ऑफ 40। अगर आप विद इन, सबसे पहले तो आपको कई लोगों का ये डाउट होता है कि इस सेक्शन को मेरे को कितना टाइम देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग इस क्यूए सेक्शन को आपको टाइम देना चाहिए 45 मिनट्स। 45 मिनट्स इनफ है क्यूए के लिए। 45 मिनट्स में आप जितना कर सकते हो सकता है आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है, अगर आपकी स्पीड काफी सही है तो हो सकता है आपके 35 मिनट्स में कंप्लीट हो जाए, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो टाइम आप दूसरे सेक्शन को प्रोवाइड कर सकते हो सकता है आपका 45 मिनट्स में 15 क्वेश्चन ही हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आपके 15 क्वेश्चन हुए तो बाकी टाइम में आपके कम हो जाए, मतलब कम टाइम में आप कर पाओगे। मतलब 45 मिनट से ज्यादा आप टाइम दे रहे हो तो आप कुछ गलत कर रहे हो, क्योंकि आपका तो ओवरऑल आप बाकी सेक्शन से भी मार्क्स ला सकते हो, तो बाकी सेक्शन अगर आप टाइम इन्वेस्ट करो तो ज्यादा बेटर रहेगा अगर आपको क्यूए सेक्शन में टाइम लगता है। मेरे अकॉर्डिंग आइडियल अटेम्प्ट्स होने चाहिए सेक्शन में अराउंड 27 to 28 क्वेश्चन। अगर आप 27 to 28 क्वेश्चन विद इन 45 मिनट्स कर पा रहे हो तो अमेजिंग। ऐसा डिफिकल्टी पे लेवल आता है कि इसमें कैलकुलेशन एंड ऑल ज्यादा होती है, तो अगर आप 27 to 28 आप क्वेश्चन कर पा रहे हो विद यू कैन से 90% एक्यूरेसी, तो मतलब समझ लेना आपका कीवे सेक्शन काफी अच्छा गया है। इस टाइप की डिफिकल्टी लेवल आता है इस पेपर के अंदर। अगर ऑब्वियसली आप इससे ज्यादा कर पा रहे हो तो ग्रेट है। हाँ, मतलब करने तो आपको पूरे 40 के 40 हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। 27 to 28 का मतलब मैं बोल रहा हूँ कॉन्फिडेंट अटेम्प्ट, जिसके अंदर आप कॉन्फिडेंट थे, सिली मिस्टेक हो सकती है तो इसलिए कंसिडर करके चल लेते हैं 90% एक्यूरेसी। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको अटेम्प्ट सारे करने हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं कि आपका पूरा सिलेबस क्या है, किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं।
वो देखते हैं पूरा पास्ट ईयर का ट्रेंड ट्रेंड देख लेते हैं कि पिछले साल कितने आए थे, उससे पिछले साल कितने आए थे एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलो अब देखते हैं पिछले 3 साल में कीवे सेक्शन के अंदर क्या ट्रेंड रहा है क्वेश्चन का। ठीक है, सबसे पहले है सेट थ्योरी एंड रिलेशंस। 2017 में तो इतना ज्यादा था नहीं कुछ, 2018 में 2 क्वेश्चन हुए, बट लास्ट ईयर एकदम से सडन इंक्रीज था, 5 क्वेश्चन थे सेट थ्योरी और रिलेशंस। ठीक है, देन आता है आपका, मतलब इसको आप इंपॉर्टेंट टॉपिक कंसिडर कर सकते हो कि इस साल पिछले साल 5 पूछे हैं तो एटलीस्ट इस साल आप 3 से 4 क्वेश्चन तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2020 के अंदर, मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, बट 3 to 4 क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टॉपिक से। ठीक है, देन आता है आपका ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो आपको दिख रहा होगा कुछ एक पैटर्न की, आपसे 4 से 5 क्वेश्चन तो आपके हर साल पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो इतना तो स्पेसिफिक मान के चल सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्री से आप क्वेश्चन 4 to 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल भी। ठीक है, आपने इस साल सैंपल पेपर भी देखा होगा, उसके अंदर भी आपको ट्रिग्नोमेट्री के काफी क्वेश्चन दिखे होंगे। एंड थोड़ी ना डिफरेंट टाइप की आती है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री। ऐसा नहीं आता प्रॉपर कि आपकी 11th 12th वाली जो डिफिकल्ट वाली ट्रिग्नोमेट्री होती है जिसके अंदर पूरे फॉर्मूला एंड ऑल लग रहे हैं, वैसा भी नहीं होता। थोड़ा काफी कैलकुलेशन इंटेंसिव वाली ट्रिग्नोमेट्री आती है आपकी। तो आगे इसके बाद इस वीडियो के बाद हम 1-2 क्लासेस और देखेंगे जिसके अंदर मैं पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर करूंगा। सिमिलरली सेट थ्योरी एंड रिलेशन की तो मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको लिंक में देख सकते हो। एंड आपका ट्रिग्नोमेट्री मैं ट्राई करूंगा अपलोड करने की विद इन 1 or 2 डेज, कि आपके एग्जाम से पहले ट्राई करूंगा ट्रिग्नोमेट्री के किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एंड कैसे कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उस पर एक बार वीडियो देख लेंगे। ठीक है, देन आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सर्ट्स, इंडिसेस, बॉड मास बेस्ड, मतलब कैलकुलेशन इंटेंसिव क्वेश्चन आते हैं कि जबरदस्ती आपसे मेहनत कराने वाले, कि आपने मॉक टेस्ट में भी देखे होंगे कि कुछ समथिंग आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, किसी वैल्यू का स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग अपॉन समथिंग स्क्वायर प्लस समथिंग माइनस समथिंग, कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि आपको देख के तो पता है कि वैल्यू पुट करके कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होगा तो आप ऑब्वियसली कर सकते हो, बट एग्जाम में तो कैलकुलेटर होता नहीं। इस सारे टाइप के क्वेश्चन का हम कैसे करते हैं, जनरली कोई आइडेंटिटीज यूज करके एंड सो, या बॉड मास का रूल यूज करके, वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो वैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए भी हम एक अलग से क्लास रख लेंगे जिसके अंदर हम ये वाले कवर कर लेंगे। ठीक है, एंड इसके लास्ट ईयर कितने आए थे, 6 क्वेश्चन आए थे। एंड काफी कैलकुलेशन हो जाती है इसके क्वेश्चन में, और जनरली ये वाले क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग कई केसेस में छोड़ने वाले क्वेश्चन भी हो जाते हैं, कि क्वेश्चन देख के आपको लगता है कि यार मेहनत करनी पड़ रही है काफी इसके अंदर। एंड इस क्वेश्चन में अगर मैं मेहनत कि आपको दिख भी रहा है कि आप कर सकते हो, बट मेहनत इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको लगता है कि 2 मिनट तो लग ही जाएंगे क्वेश्चन में। तो अगर आपको ऐसा लगे किसी क्वेश्चन में कि इनमें से 6 क्वेश्चन जैसे लास्ट ईयर आए थे, तो लास्ट ईयर 6 क्वेश्चन में से अराउंड 3 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आप विद इन 1 मिनट कर सकते हो, बट 2-3 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि आपको 2 मिनट से ऊपर गारंटीड लगेंगे। तो जो आपको लगे जिसमें टाइम एक्स्ट्रा है स्किप करो, अगर आपको लगता है टाइम एक्स्ट्रा नहीं लगेगा तो उसको अटेम्प्ट करना। इसके भी ऑन सेम लाइन यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 6 क्वेश्चन दिस ईयर। ठीक है, देन आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सीक्वेंसेस एंड सीरीज, जिससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कुछ चांसेस होते हैं कि डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे बट आप कम टाइम में भी सॉल्व कर सको। ये तीनों, ये वाला टॉपिक था, ये वाला टॉपिक था, ये दोनों कैलकुलेशन इंटेंसिव थे, इसके अंदर आपके टाइम लगते हैं। बट जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है सीक्वेंस एंड सीरीज, ये कैलकुलेशन इंटेंसिव इतना नहीं होता, कंसेप्चुअल होता है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है इस क्वेश्चन में आपको कम टाइम लगेगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको कैलकुलेशन वाले केस में आप इसको कंसिडर कर पाओगे। इसके हर साल आप पैटर्न देख रहे हो, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन समथिंग। तो इसका मतलब यहाँ पे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 से 4 क्वेश्चन इस ईयर भी। ठीक है, देन आता है आपका स्टैटिस्टिक्स। वेरी कर रहा है पैटर्न, जैसे 2017 में 6 क्वेश्चन थे, 2018 में 3 क्वेश्चन थे, 2019 में 6 क्वेश्चन आ गए आपके। इसका मतलब इस वे से आप देखोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन ऑफ स्टैटिस्टिक्स दिस ईयर। ठीक है, हो सकता है कम ज्यादा हो जाए, जैसे कई टॉपिक से एकदम से कई क्वेश्चन आते थे एकदम से गायब हो गए। जैसे यहाँ देखो लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक इक्वेशन है नीचे, पहले 7 क्वेश्चन आते थे, अब 3 आए हैं, फिर 3 आ गए, एकदम से कम हो गया। तो हो सकता है कोई टॉपिक इनके लिए ट्रेंडिंग हो, कोई टॉपिक ट्रेंडिंग ना हो, बट ऑन एवरेज आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप ये, आपकी ये डाउट होती है ना कि कौन से टॉपिक करें कि एग्जाम में गारंटीड हो जाएगा, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ फंक्शंस तक, कि फंक्शंस आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब यहाँ से भी आप 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप इतने सारे टॉपिक करके जा रहे हो, इतने में आपको इतना तो गारंटीड हो जाएगा कि आपको 60% या 70% सिलेबस तो गारंटीड आता है। बाकी आपके ये सारे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं
इसके अंदर से आपको एक टॉपिक नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो कि आपके पास एग्जाम में टाइम बचेगा ही नहीं 40 क्वेश्चन करने का। टाइम इतना बचना ही नहीं है तो आप क्या करोगे, ऑब्वियसली स्किप कर दो, क्यों टाइम वेस्ट करना। आपके पास कम टाइम है तो मैं रिकमेंड करूंगा इन सारे टॉपिक्स पे ज्यादा प्रैक्टिस करो। इन सारे टॉपिक्स को स्किप नहीं करना, थ्योरी देख लो, ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहो या ना करना चाहो आपकी चॉइस है, ठीक है। हर साल यहाँ पे भी, लेकिन इसके अंदर जैसे ये वाला टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ढंग से देख लेना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे इस साल 7 क्वेश्चन थे, इसके अंदर क्यूबिक इक्वेशन से इस साल 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन आपके क्यूबिक इक्वेशन से थे। इसके बाद इन दोनों सालों में क्यूबिक इक्वेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आया, तो ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आपके सारे टॉपिक नेग्लिजिबल टाइप है कि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस से तो आप हर साल ही एक्सपेक्ट कर रहे हो 3 क्वेश्चन। तो बेसिक क्वेश्चन आपके प्रॉफिट एंड लॉस वाले होते हैं, जो परसेंटेजेस वाले हैं वो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं होती, ये वाले क्वेश्चन आपके डुएबल होंगे एग्जाम में। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं तो आपको दिख ही रहा है बाकी टॉपिक से कम ही आ रहे हैं, तो आपको पीएनसी प्रोबेबिलिटी पे ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में आने के चांसेस कम है। पीएनसी का क्वेश्चन पिछले 2-3 साल में आया ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी का पिछले 2 सालों में 2 साल पहले आया था, पिछले साल तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, तो इन टॉपिक को इस एग्जाम के लिए तो आप स्किप कर सकते हो। बाकी के लिए पढ़ना है पढ़ लेना, जब इस एग्जाम के लिए आप स्किप कर सकते हो। सिमिलरली मेंसुरेशन एंड ऑल का चॉइस की है, 1-2 क्वेश्चन आ जाएंगे शायद से, तो ठीक है, ये टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं ट्राई करूंगा इनमें से मैक्सिमम टॉपिक्स की हो सके तो मैं आपके एग्जाम से पहले वीडियो बना दूंगा कि सो दैट आपको आइडिया लग जाए, आपकी एक क्विक रिवीजन टाइप हो जाए, ठीक है, ट्राई करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्यूए सेक्शन के अंदर क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, स्ट्रेटेजी भी थोड़ी समझ आ गई होगी क्यूए सेक्शन की। आपका एम होना चाहिए एग्जाम के अंदर, टारगेट अगर आपको रखना है क्यूए सेक्शन के अंदर तो 28 7 to 28 तो मैंने अच्छा अटेम्प्ट बनाया था, मेरे अकॉर्डिंग टारगेट होना चाहिए आपका, अगर आप 30 क्वेश्चन 45 मिनट्स में कर पा रहे हो तो काफी अच्छा है आपको पेपर, ठीक है। हो सकता है एग्जाम डिफिकल्टी लेवल कम भी हो जाए, ज्यादा भी हो जाए, तो अगर आप 30 क्वेश्चन कर पा रहे हो, टारगेट लेके चलना है। हो सकता है टारगेट तो ऑब्वियसली टारगेट जनरली रीच नहीं कर पाते हम हो सकते हैं 25 तक ही पहुंचे, तो 30 का अगर आप टारगेट रखोगे तो परफेक्ट टारगेट है आपके लिए, ठीक है। आई होप क्यू सेक्शन का समझ आ गया होगा। थोड़ा सा ब्रीफ में बाकी वीए सेक्शन और एलआर सेक्शन को भी एक बार देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जो सब स्टूडेंट को अच्छा लगता है, सबको लगता है हमारी लॉजिकल रीजनिंग अच्छी है, एक्चुअल में आपके एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग इजी भी आती है आपके लेवल पे, तो आपको इतनी प्रॉब्लम भी फेस नहीं होती। बट नार्सी एनपेट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, जैसे लॉजिकल रीजनिंग में कई बार आपके जो केसलेट्स आते हैं, जो 4-5 क्वेश्चन के केसलेट आ जाते हैं कि आपको फॉर एग्जांपल सर्कुलर अरेंजमेंट है एंड उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं कि आपने अरेंजमेंट बनाया, फिर 4 से 5 क्वेश्चन आपने एक बार में सॉल्व कर दिए। बट लास्ट ईयर जब मैंने ये क्वेश्चन देखा था क्वेश्चन पेपर, तो सबसे वियर्ड मेरे को इसमें ये लगा था कि हर क्वेश्चन में आपकी अलग से मेहनत करनी पड़ रही थी, कि मतलब आपके सिंगल सिंगल क्वेश्चन थे, आपके केसलेट थे ही नहीं, एक भी केसलेट नहीं था। डेटा इंटरप्रिटेशन के केस में ऑब्वियसली केसलेट थे कि आपका डेटा इंटरप्रिटेशन के 5-5 क्वेश्चन के सेट थे या 4-4 क्वेश्चन के सेट थे। अदरवाइज जो लॉजिकल रीजनिंग के जो रिमेनिंग क्वेश्चन आए थे, जैसे हमारे वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन आते हैं, डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आएंगे, सर्कुलर अरेंजमेंट के कोई क्वेश्चन है, तो सर्कुलर अरेंजमेंट आया था तो सिंगल क्वेश्चन वाला सर्कुलर अरेंजमेंट आ गया था, लीनियर अरेंजमेंट आया था तो वो भी सिंगल क्वेश्चन वाला आ गया था, स्टेटमेंट अजम्पशन वाले क्वेश्चन काफी थे, डिडक्टिव रीजनिंग वाले क्वेश्चन काफी थे, मतलब हर क्वेश्चन था कि आपको इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ना पड़ रहा है, फिर उसके बाद ऑप्शंस करने पड़ रहे हैं सारे, तो हर क्वेश्चन देख के ना आपको टाइम लग रहा था। तो मतलब ऐसा कोई आपका क्वेश्चन था ही नहीं कि जिसको देख के आपको ऐसा लगे कि अच्छा इसको स्किप करके मतलब एक बारी में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हर क्वेश्चन आपको इंडिविजुअल क्वेश्चन आपसे मेहनत डिमांड कर रहा था कि आपको थोड़ी ना कुछ थोड़ी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके इसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग में, तो आप मेंटली पहले से प्रिपेयर्ड रहना कि ऐसा आपको केसलेट शायद से नहीं मिलेगा, मिल जाएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलेगा तो आपको मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है कि हर क्वेश्चन में आपको इंडिविजुअली आपको ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना। अगर एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको ट्राई करना है वही 1 से 2 मिनट में, अगर आपका सोल्व हो जाए तो बेस्ट है, अगर नहीं होए तो स्किप कर देना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। हाँ, डेटा इंटरप्रिटेशन में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको पूरा डेटा समझ आ गया है तो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन आपके इजीली हो जाएंगे, बट लॉजिकल वाले में सारे आपको चांसेस है सिंगल वाले क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा डाउट आता है कि लॉजिकल रीजनिंग को टाइम कितना देना है करने को, तो आप लॉजिकल रीजनिंग सारे क्वेश्चन करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग 40 से 45 मिनट्स टाइप आपको टाइम लग जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग लॉजिकल रीजनिंग को आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए
35 मिनट्स। 35 मिनट्स में आप जितना कर पा रहे हो कर लो। अगर लास्ट में टाइम बचेगा इंग्लिश सेक्शन करने के बाद, तो आप दोबारा से वापस इस आगे रिमेनिंग क्वेश्चंस कर लेना। अदरवाइज जो आपके टॉपिक से क्वेश्चन है उन पे तुक्के मार के नेक्स्ट स्किप कर देना। ठीक है, 35 मिनट्स में मेरे अकॉर्डिंग इसमें आइडियल अटेम्प्ट्स होने चाहिए आपके अराउंड 31 से लेके 32 क्वेश्चंस। अगर आप 35 मिनट्स में 31 से लेके 32 क्वेश्चंस कर पा रहे हो तो काफी बढ़िया है, मतलब परफेक्ट अटेम्प्ट्स हैं ये। अगर इतने कर पा रहे हो एज पर इट्स डिफिकल्टी लेवल, इसका डिफिकल्टी लेवल जैसा है उसके अकॉर्डिंग इतने अटेम्प्ट्स आपके परफेक्ट हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि पास्ट ईयर्स में लॉजिकल रीजनिंग में किस किस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, कितने क्वेश्चंस आए थे, कौन सा टॉपिक है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं नॉन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पास्ट ईयर पैटर्न। अच्छा, अब ये है हमारा ट्रेंड एनालिसिस ऑफ एलआर सेक्शन। तो ध्यान से देखो, सबसे ज्यादा टॉपिक क्वेश्चन किसके आ रहे हैं हमारे, डेटा इंटरप्रिटेशन में। बट डेटा इंटरप्रिटेशन तो ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है अलग से। डेटा इंटरप्रिटेशन तो आपका किसी पे भी आ सकता है, आपका पाई चार्ट भी आ सकता है, लाइन ग्राफ भी आ सकता है एंड ऑल, किसी भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपका टाइम तो लगता है डेटा इंटरप्रिटेशन में, बट डेटा इंटरप्रिटेशन की अच्छी बात ये होती है अगर आपका कैलकुलेशन सही है, सब कुछ सही है, तो आपके आंसर कभी गलत नहीं आएंगे। तो लास्ट 2 साल से 10-10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जैसे पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, बार बार ग्राफ, इसी क्वेश्चन आते हैं तो जनरली ऐसा हो जाता है 3-3-4 क्वेश्चन के सेट होंगे, 3-3-4, या ये भी हो सकता है 4-4-2। तो जनरली ऐसे आते हैं आपके केस में। तो आई होप टाइम तो आप उतना ही लगाओगे इन केसेस में। ठीक है, उसके अलावा सिलेक्शन क्राइटेरिया वाले क्वेश्चन आते हैं, आई होप आपने ये वाले क्वेश्चन देखे होंगे। डेटा सफिशिएंसी पे काफी क्वेश्चन आते हैं, और डेटा सफिशिएंसी ऐसा टॉपिक है हर क्वेश्चन आप एक देखोगे पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा, उस पर टाइम लगता है, सोचना पड़ता है। तो इस वाले जैसे यही चीज बोल रहा था मैं, एलआर के अंदर आपको ऐसे सिंगल सिंगल वाले क्वेश्चन आएंगे जिसमें टाइम लगेगा। नेक्स्ट आता है आपका विजुअल रीजनिंग आता है। अब विजुअल रीजनिंग क्या होता है, आई होप पता होगा, जैसे फिगर्स बनी होती हैं ऐसे, कई बार आपको नेक्स्ट फिगर बनानी होती है कि नेक्स्ट फिगर क्या बनेगी एंड ऑल, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपने क्वेश्चन तो ऑब्वियसली अपने क्लासेस में कवर करेंगे विजुअल रीजनिंग वाले। एंड ये वाले टॉपिक भी कई बार तो आपका देखते हैं आपको स्ट्राइक कर जाते हैं, कई बार इतने वियर्ड आते हैं कि आपको समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में लगता है टाइम इन्वेस्ट करना है तो इन्वेस्ट करना, अगर आपको लगता है स्ट्राइक नहीं करा तो टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसा नहीं सोचते रहना कि हाँ 10 मिनट तक आप सोच रहे हो ये क्वेश्चन करना है नहीं करना, नहीं सोचना। अगर नहीं आता है स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, तुक्का मार के, टाइम वेस्ट नहीं करना इसमें। ठीक है, देन आपका वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन तो आपने देखे होंगे, इजी आते हैं, सबसे इजी टॉपिक हो जाता है आपका वेन डायग्राम वाला। ठीक है, तो वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन तो आपको पक्का करने हैं। देन सिंबल बेस्ड लॉजिक वाले क्वेश्चन भी देखे होंगे आपने। देन आपका आता है स्टेटमेंट कंक्लूजन। स्टेटमेंट कंक्लूजन में जनरली आपकी एक्यूरेसी लो होने के चांसेस होते हैं कि कई बार आपको कंफ्यूजन हो जाती है कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं ऑल, बट आपने क्लासेस में प्रैक्टिस के थ्रू आप सीख तो गए होगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए गैस आपका लो होगा इसके अंदर, बट आते हैं ये वाले क्वेश्चन। और इसमें दिक्कत क्या होती है, इसमें पैराग्राफ आपको काफी बड़ा मिलेगा इसके क्वेश्चन में, कि पूरा क्वेश्चन पैराग्राफ होगा, फिर आपकी 4 बड़ी बड़ी कंक्लूजन होंगी। ठीक है, इसमें आपका टाइम लगता है ऐसे क्वेश्चन में, तो देख लेना। अगर आपकी रीडिंग स्पीड काफी सही है तो आपको टाइम नहीं लगेगा, अगर आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है तो आपको काफी टाइम लग सकता है। सिमिलर आपका, ये हमारे सारे क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक हैं, ये भी क्रिटिकल रीजनिंग है, 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 ये चारों आपके क्रिटिकल रीजनिंग क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है आपका ग्रुप एंड कंडीशनैलिटी वाला। उसमें कम ही क्वेश्चन आते हैं आजकल, पहले भी एक आता था, पिछले साल 2 क्वेश्चन आ गए आपके। ठीक है, इसमें भी एक क्वेश्चन के अंदर काफी कंडीशन दे देंगे, उसमें टाइम इन्वेस्ट होगा आपका, मतलब टाइम इन्वेस्टिंग क्वेश्चन है सारे, सब में टाइम लग रहा होगा। ठीक है, बाकी तो आपके यही टॉपिक्स हैं, ये आपके इनके अंदर ही मेजर आपके मैक्सिमम टॉपिक्स यहीं पे कवर हो गए हैं आपके। बाकी तो हर टॉपिक से एक दो क्वेश्चन आपके रैंडमली मिक्स्ड होंगे, आपको सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, एक बार वीए सेक्शन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वीए सेक्शन। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक की सबसे अच्छी बात क्या है, जैसे स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, किसी स्टूडेंट की इंग्लिश काफी अच्छी है तो ये सेक्शन ना सबसे कम टाइम लेता है आपका। क्यूए सेक्शन में आपकी चाहे क्यूए कितनी अच्छी हो, आपकी कैलकुलेशन इंटेंसिव होता है, आपका टाइम लगता है। बट अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ये 40 क्वेश्चंस ना आपके विद इन 20 मिनट्स तो गारंटेड हो जाता है, और 40 के 40 भी हो जाते हैं अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, कि आपका मैक्सिमम 20 मिनट्स लेता है ये टॉपिक। आपकी इंग्लिश अच्छी है बेकार है, मतलब इस टॉपिक को आपको, इस सेक्शन को 20 मिनट से ज्यादा तो आपको इन्वेस्ट करना ही नहीं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप 15 मिनट में कर लोगे,
अगर बेकार है तो मेरे अकॉर्डिंग 20 मिनट से ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है आपको इस टॉपिक के अंदर। आपका एम क्या होना चाहिए, जो जो आपको इजी लगते हैं वो पहले करो, जो इजी नहीं लगते वो स्किप कर दो एंड ऑल। जैसे कई बार आता है आपकी रीडिंग स्पीड स्लो है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मत करना। अगर आपकी इंग्लिश बेकार है तो मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ आपका कीवी और एलआर सेक्शन अच्छा होगा, उसमें टाइम इन्वेस्ट कर दो। हमेशा ट्राई करने हैं वो टॉपिक्स जिसके अंदर आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होने के चांसेस हो एंड आपके टाइम कम लगे। और इंग्लिश के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं कि एक पूरा पैराग्राफ होगा, फिल इन द ब्लैंक क्लोज टेस्ट वाला होता है ना, कि पूरा पैराग्राफ लिखा है फिर बीच में फिल इन द ब्लैंक है, फिर पूरा पैराग्राफ लिखा होगा फिर फिल इन द ब्लैंक है, ये फिल करने एक बारी में आपके 4-5 क्वेश्चन हो जाते हैं। जो आपकी एलआर और क्यूए में प्रॉब्लम आती थी कि हमारा एक पूरा टॉपिक है, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको अलग इंडिविजुअल मेहनत करनी पड़ रही है, वो प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं आती है। यहाँ पे आपका ग्रुप ग्रुप वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपने पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, सारे क्वेश्चन एक बार में हो सकते हैं। सिमिलरली आपका जो सेंटेंस करेक्शन एंड ऑल वाले होते हैं, ग्रुप वाले जो क्लोज टेस्ट आते हैं, मतलब आपके ग्रुप में हो जाते हैं क्वेश्चन, तो कम टाइम लगता है। फिर आपके वोकेबलरी वाले क्वेश्चन होते हैं, कितना टाइम लेते हैं, अगर आपको वर्ड मीनिंग आता है तो सही है, नहीं आता तो भी सही है। ऐसे इस सेक्शन सबसे बढ़िया रहेगा कि ये सेक्शन आपको अटेम्प्ट करना है। कई लोग ट्राई करते हैं कि मैं वी और क्यूए और एलआर से कंप्लीट कर लूंगा पेपर, वीए नहीं करूँ। तो मेरी एडवाइस रहेगी इस एग्जाम में कि आपका कोई भी सेक्शन कैसा भी हो, वीए सेक्शन पक्का करना है। ट्राई करना लास्ट में ना करने की, हो सकता है तो पहले कर लेना, हो सकता है तो बीच में कर लेना। अगर लास्ट में कर रहे हो तो गारंटी करना है कि आपको लास्ट में 20 मिनट्स इस सेक्शन को दोगे। तो ये सेक्शन आपका स्कोरिंग सेक्शन है, कम टाइम में आपके ज्यादा मार्क्स आएंगे सेक्शन। कि ये वही है, अगर आप 20 मिनट्स क्यू में इन्वेस्ट करते हो तो शायद से आप 10-15 क्वेश्चन कर पाओगे। 20 मिनट्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो ढंग से तो आप अराउंड 30 के आसपास क्वेश्चन कर पाओगे। एंड डिफिकल्टी लेवल इसका ऐसा आता है कि आपके इसके लिए आइडियल अटेम्प्ट्स होंगे आपके सेक्शन में इन 20 मिनट्स, यू कैन से आपके आइडियल अटेम्प्ट्स 33 से 34 अटेम्प्ट्स होंगे। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगता आपको। तो 33 से 34 क्वेश्चन आप 20 मिनट्स में कर सकते हो इस सेक्शन में। ठीक है, एक बार देख लेते हैं पास्ट ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे, क्या ट्रेंड रहा है हमारा एंड ऑल। ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं। अब पास्ट ईयर वीए सेक्शन हमारा ट्रेंड ट्रेंड क्या रहा है, बिल्कुल एक स्पेसिफिक पैटर्न ही चल रहा है, कुछ ज्यादा चेंज नहीं है। हर साल सेम ट्रेंड है, तो अगले साल भी आप ऑब्वियसली सेम एक्सपेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे हर साल आपके 15-15 क्वेश्चन आए, किसके, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। 3 सेट्स आ जाते हैं, 3 पैसेजेस। जनरल पैसेजेस की लेंथ कितनी होती है आपकी, 250 से 350 वर्ड्स के आसपास के होंगे। और मोस्टली ना आपके डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं कि पैसेज आपने पढ़ा, डायरेक्ट वहां पे देख के एक बार आपने पैसेज पढ़ा, एक ही बार में आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे। ऐसे इतने इजी पैसेजेस आते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ज्यादा डिफिकल्ट पैसेजेस नहीं आते, इजी लगेंगे आपको। सिमिलरली ये वाले सारे क्वेश्चन है। सेंटेंस करेक्शन है, मे भी थोड़ा सा आपको टाइम लगता है, वो भी सेंटेंस करेक्शन छोटे वाले आते हैं, जब ये बड़े वाले सेंटेंस करेक्शन नहीं आते जिसमें आपको ज्यादा टाइम लगे या रीचेक करना पड़े। छोटे छोटे जो सेंटेंस करेक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, तो कम टाइम लगता है। एंड सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, पैटर्न आपको दिख ही रहा होगा, आई गेस रीड भी कर पा रहे होगे स्क्रीन में, तो मैं क्या क्या एक एक करके क्या रीड करूँ, सबका स्पेसिफिक पैटर्न है। कि फिलिंग द ब्लैंक के आपके पार्ट ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चन है, उसके आपके आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अराउंड 7 के आसपास क्वेश्चन। देन सेंटेंस करेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके अटेम्प्ट्स हमने कितने देखे थे, इसके आपके अटेम्प्ट्स अगर 33 से 34 हो रहे हैं तो परफेक्ट है आपका, मतलब आपका एग्जाम बहुत अच्छा गया। ठीक है, अच्छा अब ओवरऑल देख लेते हैं कि अब तो तीनों सेक्शन तो कर लिए, अब मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट कितने होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि किसी स्टूडेंट के अगर यहाँ पे इतने हो रहे हैं तो बाकी में भी इतने हो रहे हो सकता है किसी स्टूडेंट के क्यूए सेक्शन में उसने 35 क्वेश्चन कर लिए, एलआर सेक्शन में 40 क्वेश्चन कर लिए, बट वीए सेक्शन में 10 से 15 क्वेश्चन कर पाया, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ओवरऑल मार्क्स से मतलब होना चाहिए। ओवरऑल अटेम्प्ट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 90 से 95 क्वेश्चंस कर पा रहे हो कॉन्फिडेंट आउट ऑफ 120 विद यू कैन से 85% एक्यूरेसी, 85% और 85 टू 90% एक्यूरेसी, तो काफी सही है। मतलब आपका लास्ट ईयर यू कैन से अगर आपके 82 या 83 मार्क्स थे आउट ऑफ 120, तो आपको इसका बीबीए मिल जाता है आपको मुंबई कैंपस में, जो इसका बेस्ट कॉलेज है। ठीक है, तो आप इतने अटेम्प्ट्स में आपके हो सकता है क्लियर, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, स्मार्ट मूव करना है। जो क्वेश्चन आता है वो करोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आप किसी क्वेश्चन में सेंटी हो गए, स्टक हो गए, तो दिक्कत होगी, बस ज्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको यूजफुल लगी होगी वीडियो। एंड अगर आप चाहते हो बाकी एग्जाम्स के लिए भी मैं सेम एनालिसिस एंड ऑल बनाऊं तो प्लीज लेट मी नो।
एंड ऑल्सो लेट मी नो कि मैं किस किस टॉपिक पे अपकमिंग 1 or 2 days में किस किस टॉपिक में वीडियोस बनाऊंगी थ्रू कमेंट एंड ऑल, प्लीज लेट मी नो। ओके, थैंक यू। एंड वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक वाइक भी कर दिया करो, ठीक है? ओके, बाय।